हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विजन क्लासेस। आज अपन मैया मैं नहीं खायो माखन चैप्टर नंबर 9 है आपका, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपको दे रखा है नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको स्टार बनाना है। मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया। तो श्री कृष्ण जी ने क्या बोला कि मेरे छोटे छोटे हाथ छिंके तक कैसे जा सकते, तो इसके सामने आपको स्टार बनाना है। फिर श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, माखन खा रहे थे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चूज किए। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि माँ यशोदा जब कृष्ण के मुंह पर माखन लगा देखती है और उन्हें डांटने लगती है तो वे छिंके तक हाथ न पहुंचने का बहाना बनाते हैं। माखन खा रहे थे, ये विकल्प सही है क्योंकि पद्यांश की शुरुआत ही इस पंक्ति से हुई है, मैया मैं नहीं माखन खायो, अर्थात कृष्ण माँ से माखन न खाने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने को मिलकर करिए मिलान करने हैं। एक साइड आपको कुछ शब्द दे रखे और सेकंड साइड आपको दे रखे अर्थ। सही शब्दों का आपको सही अर्थ से मिलान करना है। तो जैसे जसोदा दे रखा है, तो यशोदा क्या है, श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था, उसके साथ मैच करेंगे अपन। पहर यानी सही समय मापने की एक इकाई है, यूनिट है। 3 घंटे का एक पहर होता है और एक दिवस में 8 पहर होते हैं, इसके साथ अपन मिलाएंगे। फिर है लकुटी कमरिया यानी लाठी और छोटा कमल कमली, यानी मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। फिर है बंसीवट यानी एक वट वृक्ष, मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तो वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर बंसी की ध्वनि से गायों को पुकारकर उन्हें एकत्रित करते। फिर है मधुबन यानी मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन है जिसका नाम है मधुबन। फिर दे रखा है छिक्को यानी गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीज़ों को, यानी जैसे दूध दही को क्या है, कुत्ते बिल्ली आदि से वहाँ तक न पहुँच पाए। फिर है माता, जन्म देने वाली या उत्पन्न करने वाली जननी या माँ। ग्वाल बाल होता है गाय पालने वालों के बच्चे, श्री कृष्ण के सगे साथी। तो इस तरीके से अपन क्या है, इन शब्दों का सही अर्थ से मिलान करेंगे। नेक्स्ट अपने को दे रखा है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और उन पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे भोर भयो गेन के पाछे मधुबन मोही पठायो, सूरदास तब बिहसी जसोदा ले उरकंठ लगायो। तो इनका क्या है अर्थ, आपको क्या करना है, समझाना है। जैसे इस पंक्ति में श्री कृष्ण क्या है, अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि सुबह होते ही उन्हें गायों के साथ मधुबन भेज दिया जाता है। इसका अर्थ है कि दिन की शुरुआत में ही वे गायों को चराने के लिए वन में चले जाते हैं। तो सूरदास तब बिहसी जसोदा ले उरकंठ लगायो, यानी इस पंक्ति में कवि सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा ने श्री कृष्ण की बातों को सुनकर हंसते हुए उन्हें गले से लगा लिया। ये दर्शाता है कि यशोदा ने श्री कृष्ण की मासूमियत और भोलेपन पर प्रेम पूर्वक प्रतिक्रिया दी। फिर नेक्स्ट अपने को सोच विचार के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। तो श्री कृष्ण ने क्या है, अपनी माँ यशोदा से कहा कि उन्होंने माखन नहीं खाया। वे सुबह होते ही गायों को चराने के लिए मधुबन चले जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं। उनके छोटे छोटे हाथ छिंके तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए वे माखन नहीं चुरा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि ग्वाल बाल उनके मुख पर जबरदस्ती माखन लगा देते हैं जिससे वे दोषी नजर आए। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया। तो श्री कृष्ण की मासूमियत और उनके भोले तर्कों को सुनकर यशोदा माँ का हृदय क्या है, प्रेम से भर गया। उनकी बातों में सच्चाई और सरलता देखकर यशोदा हंस पड़ी और अपने पुत्र को स्नेहपूर्वक गले से लगा लिया। फिर आपको दे रखा है कविता की रचना। भोर भयो गैन के पाछे मधुबन मोई पठायो, 4 पहर बंसीवट भटक्यो सांझ परे घर आयो। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। पठायो और आयो दोनों शब्दों की अंतिम ध्वनि क्या है, एक जैसी है। इस विशेषता को तुक कहते हैं। इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक क्या है, मिलता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का उपयोग करते हैं। इस पाठ को एक बार फिर से आपको पढ़ना है और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की आपको क्या करनी है, सूची बनानी है।
जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है आदि। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ आपको शेयर भी करना है। तो विशेषताएं क्या क्या है? तुकांतका यानी प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्दों में तुकांतकता है जो कविता को क्या करता है, लयबद्ध बनाती है। कवि परिचय क्या है? अंतिम पंक्ति में कवि सूरदास ने अपना नाम उल्लेखित किया है जो उस समय की क्या थी, एक परंपरा थी। भाषा शैली क्या है? कविता ब्रज भाषा में रचित है जो उस समय की लोकप्रिय भाषा थी। भावनात्मक चित्रण दे रखा है इसमें। श्री कृष्ण और यशोदा के बीच के स्नेहपूर्वक संबंधों को सुंदर चित्रण किया गया है। बाल सुलभ तर्क, श्री कृष्ण के तर्क उनके बाल सुलभ स्वभाव को दर्शाते हैं जो पाठक को क्या है, आकर्षित करते हैं। फिर दे रखा है अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ आपको साझा करना है। फिर नेक्स्ट आपको अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा करनी है कि श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे। तो श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा को तर्क इसलिए दे रहे थे क्योंकि उन पर माखन चोरी करने का क्या आरोप लगा था। वे अपनी मासूमियत और भोलेपन से माँ को समझाना चाहते थे कि उन्होंने माखन नहीं खाया और ग्वाल बाल उनके खिलाफ क्या है, झूठी शिकायत कर रहे हैं और वो गलत तरीके से उनके मुख के ऊपर क्या है, माखन को मुख पे लगा के उन पे आरोप लगा रहे हैं। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा। तो जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब श्री कृष्ण ने अपनी माँ के स्नेह को महसूस किया होगा और उन्हें संतोष मिला होगा कि उनकी माँ ने उनकी बातों पर विश्वास किया। यशोदा माता का सारा संदेह दूर हो गया होगा और उन्होंने अपने पुत्र की मासूमियत पर प्रेम जताया होगा। फिर आपको दे रखा है शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई है। इन्हें करने के लिए आप सबको अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। जैसे भोर भयो गेन के पाछे, इस पंक्ति में पाछे शब्द है, इसके पीछे शब्द का उपयोग भी किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द है जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में बोलते या लिखते हैं इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। परे यानी परे बोलते हैं अपन, छोटो यानी छोटा होता है, विधि यानी विधि या प्रकार, फोरी यानी फोली, कछु यानी कुछ होता है, ले यानी लेना और नहीं यानी नहीं। पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे कॉलम ए और बी में आपको उनके अर्थ दिए गए हैं। सही अर्थों से आपको क्या करना है, मिलान करना है। उपजी यानी जन्मा होता है, जानी यानी उपजना या उत्पन्न होना, जायो यानी जानकर या समझकर, जिए यानी मन या जी, पठायो यानी भेज दिया, पतियायो यानी विश्वास किया या सच माना, बहियन यानी बाँ, हाथ या भुजा, विधि यानी प्रकार, भांति या रीति, बिहसी यानी मुस्काई या हंसी, भटक्यो यानी इधर उधर घुमा या भटका, लपटायो यानी मला लगाया या पोता। तो इस तरीके से जो ये अर्थ है उनसे अपन मिलान किया है। फिर आपको वर्ण परिवर्तन दे रखा है। तू माता मन की अति भोरी, भोरी का अर्थ है भोली। यहाँ ल और र वर्ण क्या है, परस्पर बदल गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ल या हड़ और रे में वर्ण परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। भोरी का मतलब होता है भोली, तो परे यानी पढ़ना। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। फिर आपको दे रखा है भोर भयो गेन के पाछे मधुबन मोई पठायो। इसका अपन मिलान करेंगे कि सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया। फिर चार पैर बंसीवट भटक्यो सांझ परे घर आयो। तो चार पैर के बंसीवट में भटकने के बाद सांझ होने पर घर आया, इनसे मिलान करेंगे। मैं बालक बहन को छोटो छिंको के ही विधि पायो। मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी है, मैं छिंके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। फिर है गवाल बाल सब बेर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। यानी ये सब सखा मुझसे बेर रखते हैं, इन्होंने मक्खन हठपूर्वक मेरे मुख पर लिपटा दिया। तो माता मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में क्या है, तुम आ गई हो। जिए तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो, और जिए तेरे कुछ भेद उपजी है, जानी परायो जायो। इसका मतलब होता है
कि तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है कि पार्ट से आगे आपकी बात है। मैया मैंने माखन खायो या श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे कि उन्होंने माखन नहीं खाया। कभी कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ जाता है कि ये कार्य हमने नहीं किया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कब, किसके सामने आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, इस घटना के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो जैसे मान लो कि हाँ, जीवन में कई बार क्या है, ऐसी घटनाएं घट जाती है जब हम सत्य कह रहे होते हैं तब भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते, और यदि ऐसे में साक्ष्य न हो तो अच्छा खासा सच भी झूठ की शंका के नीचे दबकर दम तोड़ देता है। इसके लिए काफ़ी हद तक दोषी हम सभी हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी आदत के कारण झूठ का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। मैं विद्यालय अपनी साइकिल से जाता हूँ। आज मेरी वार्षिक परीक्षा थी, वर्षा हो रही थी। मैं घर से थोड़ी दूर ही गया था कि मैंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति सड़क के किनारे क्या है, दुर्घटनाग्रस्त पड़े। उनके पांव से खून बह रहा था। मैंने उन्हें अस्पताल पहुंचाने का निश्चय किया। मैंने उन्हें अपनी साइकिल पर बिठाया और सरकारी अस्पताल ले गया। अधिक खून बह जाने के कारण वे अर्धमूर्छित हो रहे थे। उन्हें अस्पताल छोड़कर मैं विद्यालय आया। उस समय तक मैं आधा घंटा देर से विद्यालय पहुंचा था। देर से आने के कारण मुझे विद्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया गया। मेरी बात पर स्कूल के गेट पर खड़े गार्ड ने विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे विद्यालय के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते। तभी वहां पर हमारे पीटीए सर आ गए। उन्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया। उन्होंने प्रधानाध्यापक से बात की। विद्यालय से सब जब अस्पताल फोन करके पूछा गया तो मेरी बात सत्य सिद्ध हुई। मुझे मेरे काम की शाबाशी देते हुए प्रधानाचार्य जी ने मुझे परीक्षा पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया, और अगले दिन मेरे कार्य की प्रशंसा प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में की गई। तो इस तरीके से मतलब है ना, ये आंसर अपन लिख सकते हैं। अगर आपके साथ कोई और घटना इस तरीके से हुई है तो वो भी आप क्या है, इसके अंदर लिख सकते हो। फिर आपको दे रखा है घर की वस्तुएं। मैं बालक बयन को छोटो छिंको के ही विधि पायो। छिंका यानी घर की एक ऐसी वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्ष से भारत में उपयोग में लाया जा रहा है। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए, उन्हें आपके घर में क्या कहते हैं, चित्रों के नीचे लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने टीचर्स, परिजन या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, छिंका इस तरीके से होता है, दे रखा है आपको। इधर ये मटका दे रखा है, ये फ्रेश है, ये चौपाया है, इधर सिलाई मशीन है, ये चारपाई है, ये मर्तबान है, ये सूफ यानी छाला है, ये सिलवट्टा है, और इधर ये जात या घट्टी बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ पे घट्टी बोलते हैं इसको। पंखी है, फिर ये घोटनी या मथानी भी बोलते हैं इसको। फिर इधर ये चलनी होती है, ये कटोरदान है, फिर ओंखली है, फिर इसको मथानी मटका या देसी लैंग्वेज में बिलौना भी बोलते हैं। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन क्या है, बहुत पसंद था। दूध से दही मक्खन बनाया जाता है, और मक्खन से क्या है, घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंधी कुछ चित्र दिए गए हैं। अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट आदि की सहायता से दूध से घी बनाने की आपकी प्रक्रिया को क्या करना है, आपको लिखना है। तो अपने को यहाँ दूध से घी बनाने की प्रक्रिया के कुछ डायग्राम दे रखे हैं। तो आप देखो, पहले गाय, फिर गाय को दूध है, उसके बाद में क्या है, ये दूध है, उसको गर्म किया जा रहा है, फिर इस दूध का क्या है, दही बनाया जाएगा। फिर दही बनाने के बाद में इधर यानी बिलौने यानी मथानी का काम कर रही है ये औरत। उसके बाद में इसमें से जो झाग होते हैं ऊपर जो आते हैं घी वाला, उसको निकाल लेते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, आग के सहारे क्या है, उसका घी अलग किया जाता है छाछ से, और फिर इधर इस बर्तन के अंदर डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से घी बनता है। तो सर्वप्रथम के दूध को जामन लगाकर दही बनाया जाता है। दही को मथने से माखन बनता है। माखन को हांडी या किसी बड़े बर्तन में डालकर गर्म किया जाता है। धीरे धीरे वे घी में परिवर्तन होने लगता है। हांडी में बनी घी को छान लिया जाता है और बची करोनी को भी खा सकते हैं। समय का माप है, आगे दे रखे हैं। 4 पहर बंसीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। संकेत दे रखे हैं, जैसे
कल, ऋतु, वर्ष, अब, पखवाड़ा, दशक, वेला या अवधि। तो अपन इसके अंदर जैसे बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। अभी, प्रातः, साय, दोपहर, रात, कल, आज, परसों, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक आदि। इस तरीके से क्या है, अपन क्या कुछ शब्द बना सकते हैं। जैसे अपन क्या, जैसे मतलब अभी अभी ये काम हुआ, प्रातः हमें ये करना है, साय को हम कहीं जाएंगे, दोपहर में मैंने खाना खाया, रात को मैं सो रहूँगा, कल मुझे बाजार जाना है, आज मैं कुछ काम करना है, परसों मैं स्कूल का कुछ ना सामान लेके आऊँगा, साप्ताहिक कार्यक्रम मेरा ये रहेगा। इस तरीके से क्या है, अपन इनके शब्दों के लाइन भी बना सकते हैं। सेकंड आपको दे रखा है, श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे। तो वो कितने घंटे गाय चराते थे, 10 से 12 घंटे, यानी वो पूरे दिन क्या है, गाय चराते थे। मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटे, वे सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले होंगे। तो 5-6 बजे के बीच में निकलेंगे वो। फिर है दोपहर का अर्थ, दोपहर का समय, जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है और तीसरे पहर का प्रारंभ होता है। तो ये लगभग 12 बजे का समय होता है, जब सूर्य के सिर पर आ जाता है। बताइए दिन के पहले पहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होगा। तो सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक क्या है, पहला पहर होगा। फिर है हम सब विशेष है। महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित थे, उनकी विशेष क्षमता थी कि उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की कुशलता। हम सभी ने कुछ न कुछ ऐसा होगा जो हम सबने विशेष और सबसे भिन्न बनाता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या है, विचार लिखिए और लिखिए। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे, देखो इस तरीके से। आपकी, मुझे कहानियाँ और पुस्तकें पढ़ने लिखने का शौक है। आपके किसी परिजन की, जैसे मेरे दादाजी एक कुशल व्यापारी है, वे अपने बल, बुद्धि और मेहनत के बूते एक सफल व्यापारी है। मेरे पापा और मेरे चाचा जी भी अब उनके साथ व्यापार में उनका सहयोग करते हैं। व्यापार में दादाजी से सीखकर अब वे दोनों भी कुशल व्यापारी बन गए। तो इस तरीके से अपन लिखेंगे। फिर आपके शिक्षक की, तो हमारे शिक्षक हमारे आदर्श है, वे हमारी पूरी कक्षा के आदर्श है, वे हम छात्रों को बहुत प्रेम से पढ़ाते हैं, अपने विषय पर अपना पूरा अधिकार है, वे हमें सरल और रोचक ढंग से पढ़ाते हैं, वे सभी छात्रों पर एक समान ध्यान देते हैं, यहाँ तक कि यदि हम में से किसी छात्र को कोई समस्या हो तो उस पर भी उनकी नज़र रहती है। फिर आपको लिखना हो आपके मित्र की, तो वैसे तो मेरे सारे सहपाठी क्या है, मेरे मित्र है, कि तो हम 4 विद्यार्थियों का समय अपनी मित्रता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। हम चारों के पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं, हम चारों हर समय एक दूसरे की सहायता करने के लिए क्या है, तत्पर रहते हैं। तो मेरा एक सहपाठी पढ़ना जानता है, तो इसका आंसर अपन इस तरीके से लिखेंगे। देखो, एक विशेष क्षमता ऐसी भी है कि हम सबके पास होती है, वह क्षमता सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपको दे रखा है कि एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी आप किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि मेरा एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे परिवार से मुझे एक दूसरे की सहायता करने के संस्कार मिले, इसलिए उस पाठ को पहले मैं 2 बार पढ़ूंगा ताकि अपने उस सहपाठी को भली भांति समझा सकूं। इसके पश्चात मैं अपने उस सहपाठी को पाठ समझाऊंगा। फिर आपको दे रखा है एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे। तो अपने उस सहपाठी की पढ़ने में मदद करूंगा, उसे पढ़कर पाठ सुनाऊंगा और उसके लिए ब्रेल लिपि की पुस्तक लाऊंगा। फिर एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है। इसके लिए क्या है, हमें भरसक प्रयत्न करना है, उसे हम धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करवाकर कक्षा के भाषण को बोलने का भी अभ्यास करवाएंगे। बार बार का अभ्यास उसे सफल बनाएगा और उसमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी और वह जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होगा। फिर एक लाइन दे रखी है आपको कि एक सहपाठी अटक अटक कर बोलता है, तो उसे भाषण देना है। कहावत प्रसिद्ध है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो उसे एक ही वाक्य क्या है, बार बार बोलने का क्या है, अत्यधिक अभ्यास करवाया जाएगा ताकि उसकी ये कमी दूर हो जाए और वह भाषण देने में क्या है, सफल हो जाए।
फिर दे रखा है कि एक अन्य सहपाठी को चलने में कठिनाई है, तो वह सबके साथ दौड़ना चाहता है। तो ऐसे सहपाठी को दौड़ने में कठिनाई तो बहुत होगी, किंतु बार बार के अभ्यास से उसमें कुछ न कुछ क्या है, सुधार अवश्य होगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है, तो हम उसे सुनने का उपकरण खरीद कर दे सकते हैं और उसकी सहायता कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ना मतलब ये मदद करेंगे किसी की। फिर है आज की पहेली। दूध से मक्खन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। नीचे दूध से बनने वाले कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। दी गई शब्द पहले में उनके नाम के पहले अक्षर दे दिए गए हैं। नाम आपको क्या करना है, पूरा करना है। तो इस तरीके से देखो अपन करेंगे। यहाँ पे अब खोया, मिठाई, मलाई, मक्खन, लस्सी, छाछ, पनीर, शरबत, आइसक्रीम, घी, ये सब क्या है, बहुत सारे शब्द यहाँ पे बन रहे हैं। तो अपन इसको इस तरीके से पूरा करेंगे। इधर आपको देखो यहाँ पे दे भी रखा है डायग्राम, उसके थ्रू अपन क्या है, वर्क पहले को पूरा करेंगे। फिर है खोजबीन के लिए सूरदास द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं आपको खोजनी है और पढ़नी है। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली, नागलीला, भागवत, साहित्य लहरी और नल दमयंती, ये सब क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध सूरदास की रचित कहानियां और कविताएं हैं। ये था अपना ये वाला चैप्टर, और अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। थैंक यू।